नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ये फरवरी 2025 इस माह का संस्करण है और इसमें दिसंबर 2024 माह का जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, उनको शामिल किया गया है। तो चलिए मित्रों, ये जो मैगजीन है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है और इसके अलग अलग सेक्शंस को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूं। अभी पिछले दिन मतलब कल मैंने इसमें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक का जो टॉपिक था उसको कवर किया था। आज मैं राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक का जो टॉपिक है उसको डिटेल में कवर करूंगा। तो चलिए मित्रों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और या किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आप चाहें तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 2023-24। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक है वो है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24। 27 दिसंबर को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कोविड महामारी के बाद स्थिति सामान्य होने पर वर्ष 2023-24 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। यह इस श्रृंखला का दूसरा सर्वेक्षण है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसमें महामारी के बाद स्थिति सामान्य होने पर वर्ष 2022-23 और 23-24 के दौरान घरेलू उपभोग पर अब तक 2 सर्वेक्षण किए हैं। पहला सर्वेक्षण अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक किया गया था और इस सर्वेक्षण के परिणाम एक फैक्ट शीट के रूप में फरवरी 2024 में जारी किए गए थे। प्रथम सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट और इकाई स्तर के डेटा जून 2024 में जारी किए गए थे, जिसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो ये है कि जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है ये 2023-24 के लिए 4,122 रुपए प्रति व्यक्ति ग्रामीण है और 6,966 रुपए प्रति व्यक्ति ये शहरी व्यय है एक माह के लिए। अर्थात गांव में एक व्यक्ति एक माह में 4,122 रुपए व्यय करता है और शहर में एक व्यक्ति मतलब प्रति व्यक्ति 6,996 रुपए अर्थात 7,000 रुपए से कुछ कम रुपए प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है। ये जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर है, ये जो 2022-23 में था, ये 71% से घटकर 70% हो गया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यक्ति की निरंतर गति को उसके पुष्टि करता है। अर्थात पहले ये अंतर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये अंतर थोड़ा सा कम हो गया है, जिससे पता चल रहा है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी आय भी बढ़ रही है। आय बढ़ने के कारण उनके व्यय में भी वृद्धि हो रही है। वर्गों के बीच असमानता। भारत की ग्रामीण आबादी के सबसे निचले 5% का औसत वो 1,677 रुपए है, जबकि जो शीर्ष 5% है उनका जो औसत है वो 10,137 रुपए है। और ये असमानता को दर्शाता है कि नीचे जो लोग हैं वो एक माह में केवल 1,677 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं, जबकि जो ग्रामीण आबादी में ही जो सबसे ऊपर लोग हैं वो 10,137 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय कर रहा है। ये दर्शाता है कि जिस प्रकार अभी तक शहर में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी, उसी प्रकार गांव में भी अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। राज्यों के बीच असमानता, जो ये सिक्किम में सबसे अधिक और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। क्या व्यय जो प्रति व्यक्ति व्यय है वो छत्तीसगढ़ में सबसे कम है और सिक्किम में सर्वाधिक है। आगे देखते हैं उपभोग व्यवहार। ग्रामीण 53% और शहरी 60%। दोनों क्षेत्रों में गैर खाद्य वस्तुओं पर अधिक खर्चा देखा गया है, जिसमें परिवहन, वस्त्र ये आदि प्रमुख योगदान है। कहने का तात्पर्य है कि जो गांव में जो 53% व्यय वो गैर खाद्य वस्तुओं पर है। गैर खाद्य वस्तुओं पे क्या आता है, जैसे हमको कहीं आना जाना है तो हमने गाड़ी खरीदी, पेट्रोल डलवाया, या हमने मोबाइल फोन यूज किया, हमने कपड़े खरीदे, हमने शूज खरीदी, घड़ी खरीदी, इन सब चीजों पे ज्यादा व्यय किया जा रहा है।
गांव में 53% जो खर्च है वो इस पर हो रहा है और शहरों में 60% खर्च जो है वो गैर खाद्य वस्तुओं पे हो रहा है। जो सर्वेक्षण के पृष्ठभूमि के बारे में बताएं तो इस सर्वेक्षण के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं पर घरेलू उपभोग और व्यय के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। जो इस सर्वेक्षण की नोडल एजेंसी है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जो है ये सर्वेक्षण किया जाता है। अगला जो रिपोर्ट है वो देखते हैं, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जो है भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। 27 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट का जो नाम है वो है रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडिया 2023-24। तो इसके जो मुख्य बिंदु निकले हैं कि बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 में बैंकों की लाभप्रदता में लगातार छठे वर्ष सुधार हुआ है और जो एनपीए है वो जो है 13 साल के निचले स्तर पर जो है आ गए हैं, अर्थात केवल 2.7% लोन ही जो है एनपीए की श्रेणी में है, अर्थात जो डूब रहा है, नॉन प्रॉफिटेबल असेट है। बैंकों की पूंजी स्थिति, रिपोर्ट के अनुसार बैंकों की जो पूंजी स्थिति है वो संतोषजनक है, जैसा कि पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात जैसे प्रमुख मापदंडों से परिलक्षित होता है। जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनका जो लाभ है वो 32.8% बढ़कर ये 3,49,603 करोड़ रुपया हो गया है। मार्च 2024 के अंत में भारत के वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 21 निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट बैंक और 45 विदेशी बैंक और अन्य जो है जो संस्थाएं हैं वो शामिल हैं। रूरल बैंक्स हैं, ये सभी जो है बैंकिंग का काम कर रही हैं। 141 वाणिज्यिक बैंकों में 137 को अनुसूचित रूप में वर्गीकृत किया गया है, 4 को गैर अनुसूचित बैंकों के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि ऋण देने का काम करती हैं, छोटे छोटे ऋण देने का काम करती हैं। तो एनबीएफसी द्वारा मजबूत ऋण विस्तार के साथ उनकी बैलेंस शीट में भी मजबूती आई है, ऋण की गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार हुआ है। 2024 के अंत में एनबीएफसी के जीएनपीए अनुपात घटकर 3.4% ही रह गया है। इस रिपोर्ट में कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। बढ़ती बैंकिंग धोखाधड़ी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल से सितंबर 2024 के दौरान धोखाधड़ी के मामले बढ़कर 21,367 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 2,623 करोड़ रुपए ही केवल था। जो इससे जो बैंकों के संचालन और वित्तीय स्थिरता को खतरा है। स्वाभाविक अगर बैंकों के साथ धोखाधड़ी बढ़ती जाएगी तो बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और लाभ की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। अगला जो सर्वेक्षण है वो है असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण। हाल ही में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अवधि अक्टूबर 2023 और सितंबर 24 के लिए असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एज यूज। इस एज यूज का उद्देश्य है विनिर्माण, व्यापार एवं अन्य सेवा क्षेत्र, निर्माण को छोड़कर, में असंगठित गैर कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और परिचालन विशेषताओं को मापना। वर्तमान परिणाम क्या आया है? 2023-24 के परिणाम ये हैं कि असंगठित गैर कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठान रोजगार उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि जो है दिखाई देती है। इसमें जो प्रतिष्ठानों की कुल संख्या है वो 2022-23 में 6.50 करोड़ से बढ़कर 23-24 में 7.34 करोड़ हो गई है, जिसमें 12.84% की वृद्धि जो है दिखाई दे रही है। 6.5 से 7.34 में जो है 12.84% की वृद्धि जो है हो गई है। इसके अलावा जीवीए इस अवधि के दौरान सकल मूल्य वर्धन जो आर्थिक प्रदर्शन का प्रमुख संकेतक है वो 16.52% बढ़ा है, जो अन्य सेवा क्षेत्र में 26.17% की वृद्धि से प्रेरित था।
प्रति कर्मचारी सकल मूल्यवर्धन। ये जो प्रति कर्मचारी सकल मूल्यवर्धन है, किसी भी क्षेत्र की श्रम उत्पादकता का एक मापक है। वर्तमान में 2022-23 में 1,41,769 रुपए से बढ़कर 23-24 में 1,49,742 रुपए हो गया, जो 5.6% की वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात इस क्षेत्र में जो श्रम उत्पादकता है कि एक जो व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, वो कितना अधिक प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। अगला जो है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम बाजार का बेहतर निष्पादन। इस क्षेत्र में अक्टूबर 23 और सितंबर 24 के मध्य 12 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया, जो कि 22-23 से 1 करोड़ जो है ज्यादा है। इससे पता लगता है कि बाजार में जो वृद्धि है वो मजबूती की ओर जा रही है। महिलाओं के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 22-23 में 22.9% जो प्रतिष्ठान थे उनका स्वामित्व महिलाओं के हाथ में था, लेकिन एज यूज 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार अब ये 26.2% हो गया है। इससे पता चलता है कि महिला उद्यमिता में भी जो है वृद्धि हो रही है। प्रति कर्मचारी औसत पारिश्रमिक 2022-23 की तुलना में 23-24 में 13% की जो है वृद्धि देखी गई है प्रति कर्मचारी औसत पारिश्रमिक में। बेहतर डिजिटल पैठ, इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 21.1% से बढ़कर 2023 में 26.7% हो गया है, जो यह बताता है कि व्यवसायिक संचालन के लिए इंटरनेट पर जो निर्भरता है लोगों की वो बढ़ रही है और लोग डिजिटल प्रणाली को अधिक से अधिक अपनाना चाहते हैं। अगली रिपोर्ट है घरेलू प्रवास पर रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने ये घरेलू प्रवास पर रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया है कि 2011 और 23 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या 12% से घटकर 40.20 करोड़ रह जाने का अनुमान है, जो ये बताता है कि देश में आर्थिक अवसरों की वृद्धि हो रही है। होता क्या है कि जब हमको अपने घर के आसपास, अपने गांव में, अपने शहर में हमारी इच्छा अनुसार और हम जिस लायक हैं या जो हमारी जरूरत है उस हिसाब से हमें रोजगार नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है कि हमें देश के दूसरे हिस्सों में नौकरी करने, व्यवसाय करने जाना पड़ता है। इसी को जो है घरेलू प्रवास कहते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अब बहुत ज्यादा माइग्रेशन नहीं हो रहा है आजीविका कमाने के लिए, क्योंकि सभी लोगों को उनके आसपास ही जो है आजीविका के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, उनके आसपास आर्थिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसका जो शीर्षक है रिपोर्ट 400 मिलियन ड्रीम्स एग्जामिनिंग वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेशन इन इंडिया यूजिंग नोवेल हाई फ्रिक्वेंसी डाटा। इसमें जिन राज्यों में सर्वाधिक कमी आई है प्रवास में, वो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन दोनों जगहों पर उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा, इन सभी राज्यों के लोग बहुत ज्यादा संख्या में जो है नौकरी की तलाश में जाया करते थे। कुछ राज्य हैं जहां पर प्रवास बढ़ा है, वो है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक। यहाँ पर प्रवासियों की जो संख्या में वृद्धि देखी गई है, लेकिन टोटल जो है वो प्रवासियों की संख्या में कमी आई है। 2023 में ये जो है 40,20,90,396 थी, और जबकि 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये 45,57,000, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े थे वो थे 45,57,87,621 थी। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि 2011 में प्रवासियों की संख्या अधिक थी, जो कि 2023 में ये जो है इसकी संख्या जो है और उसमें कमी आई है। इसके लिए अगर केंद्र सरकार और भाजपा की जो शासित सरकारें हैं उत्तर प्रदेश, बिहार की, वो अपनी पीठ ठोक सकती हैं। प्रवास गतिशीलता की बात करें तो इस रिपोर्ट में पाया गया है कि दूरी श्रम गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। उपर्युक्त अवधि में कम दूरी के प्रवास में प्रमुखता देखने को मिली है। अर्थात लोग अब बहुत दूर दूर जाकर के नौकरी नहीं तलाश रहे हैं, या तो अपने शहर में ही उनको अवसर मिल गया है, या 2-4 शहर के बाद जो और कोई बड़ा शहर है वहां पर जाकर के वो अपना कामकाज देख लेते हैं। इसके अनुसार जो मुख्य रूप से जो शॉर्ट
डिस्टेंस प्रोफेशन अर्थात जो माइग्रेशन हुआ है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर और कोलकाता जैसे जो प्रमुख शहरी केंद्र हैं, तो आसपास के जो छोटे शहरों के लोग हैं वो इन शहरों में मूव कर गए हैं। इसमें आगे जो अगली रिपोर्ट है हमारी वो है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। तो जो भारत सरकार है ये 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थित रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। 2023 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये 18वीं रिपोर्ट है और सर्वेक्षण का जो आधार है वो जो सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी के माध्यम से पूरा डाटा जो है इकट्ठा किया जाता है। इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, तो वन आवरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण और वनों में कार्बनिक स्टॉक, वन आगि की घटनाएं, कृषि वानिकी, इन सभी पर जो है डाटा जो है पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है। इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या है, कुल वन और वृक्ष आवरण, इस पर चर्चा की गई है और कहा गया है भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण जो है ये 8,27,397 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। अर्थात प्रश्न आता है कि देश के पूरे जो भूभाग में 25.17% क्षेत्र जो है वो वन एवं वृक्ष आवरण है। अब केवल वन आवरण का इसमें से बात करें तो जो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, इसी में से 8,27,357 में से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर ये वन आवरण है, जबकि वृक्ष आवरण जो है केवल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3.41% है। तो जो वन आवरण अलग है, वृक्ष आवरण अलग है। वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो 2021 की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जिन राज्यों में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है वो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। आप देख सकते हैं जो सभी पिछड़े हुए राज्य हैं जिनको किसी जमाने में बीमारू कहा जाता था, वही जो है सबसे बेहतर इसमें उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये मध्य प्रदेश को ही काट के छत्तीसगढ़ बना है, ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान और इसी में उड़ीसा है। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, तो मिजोरम में 242 किलोमीटर, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 152 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो वन आवरण में वृद्धि हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से किन राज्यों में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ा है, तो मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ा है। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। अर्थात सबसे ज्यादा जो जंगल है वो मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये एक जो है क्रम है। अब उत्तर प्रदेश पीछे में क्रम बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार के क्रमों को याद रखना पड़ेगा। सबसे अधिक वन आवरण कहां पर है, तो प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में 91.33% क्षेत्र जो है वन आवरण है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है मिजोरम, यहां पर 85.34% और अंडमान एवं निकोबार में 81.62% जो है वो वन आवरण क्षेत्र है। किन राज्यों में 33% से अधिक वन आवरण है, 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग में वन आवरण है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 75% से भी अधिक जो क्षेत्र है वो वन आवरण में शामिल है, जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इन सभी राज्यों में 50% से अधिक जो क्षेत्र है
वो वन आवरण में घिरा हुआ है। कच्छ वनस्पति, कुल कच्छ वनस्पति जो देश में है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। बांसधारी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर बांस का जो है विस्तार है, तो लगभग 1,54,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो बांस लगा हुआ है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। औद्योगिक काष्ठ का कुल उत्पादन बाह्य वन क्षेत्रों वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित जो उत्पादन है वो 91.51 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। औद्योगिक अर्थात जो कॉमर्शियल लकड़ी है उसकी बात हो रही है। अगली रिपोर्ट जो है देखते हैं, सेफ आवास रिपोर्ट। नीति आयोग ने SAFE आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का जो ये किस लिए है, तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र को अर्थात जो प्रोडक्शन क्षेत्र है उसमें बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, सस्ती, लचीली और कुशल महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रकाश डालती है। ये प्रमुख चुनौतियों की पहचान करती है। रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक केंद्रों के पास अपर्याप्त आवास एक बहुत बड़ी बाधा है और इनकी जो स्थिति खराब है इसके कारण उत्पादकता में कमी आ रही है। ये बहुत ही बड़ा कारण है कि जिन जिन जगहों पर फैक्ट्रीज होती हैं, औद्योगिक क्षेत्र होता है, उसके आसपास जो रहने की जगह है वो नहीं होती है, तो लोगों को काफी दूर से आना जाना पड़ता है काम करने के लिए। इसके अलावा चूंकि वहां पर आवास कम होते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। जो किराए के जो कमरे हैं, मकान है, वो काफी ऊंची दरों पर मिलते हैं। तो इन सब से जो उत्पादकता है देश की वो प्रभावित होती है। उपयुक्त आवासों की कमी के कारण श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं का प्रवास बाधित होता है। मान लीजिए कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके 5, 6, 8, 10 किलोमीटर के दायरे में सही से रहने योग्य स्थान नहीं है, तो पुरुष तो 20, 25, 50 किलोमीटर से भी दूर से आ जाएंगे, लेकिन महिलाओं को दिक्कत होगी। इसलिए महिला जो श्रमिक हैं वो अपना योगदान देश के विकास में नहीं दे पाती हैं। जो सेफ के अंतर्गत जो है उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष रूप से किराए पर लिए गए दीर्घकालिक छात्रावास शैली आवास शामिल हैं, जो कार्यस्थलों के निकट रणनीतिक रूप से स्थित होते हैं। अर्थात सरकार व्यवस्था करती है हॉस्टल टाइप के जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको हायर करके, और वहां पर ये श्रमिकों के लिए रहने की व्यवस्था करती है। जो अगला रिपोर्ट है उसको देखते हैं, राज्य वित्त 2024-25 के बजट की अध्ययन रिपोर्ट। 19 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य वित्त 24-25 के बजट का अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। इसका जो विषय है वो ये है, राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार। ये इस जो है रिपोर्ट का विषय है, फिस्कल रिफॉर्म्स बाय स्टेट। यह 22-23, 23-24 के लिए वास्तविक और संशोधित खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का व्यापक मूल्यांकन करती है। इसमें क्या कहा गया है कि जो सकल राजकोषीय घाटा है वो 22-23 और 23-24 के दौरान अपने समेकित सकल राजकोषीय घाटे को 3% के भीतर और अपने राजस्व घाटे को 0.2% के अंदर जो है राज्यों ने सीमित रखा है, जो अत्यंत जो है हर्ष का विषय है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार कायम रहा है। पूंजीगत व्यय 21-22 में जीडीपी का 2.4% से बढ़कर के 23-24 में 2.8% हो गया है, और उम्मीद की जा रही है कि 2024-25 में ये जो जीडीपी का 3.1% जो है बजट में कर दिया गया है। इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, और कहा गया है कि राज्यों को अपनी सब्सिडी व्यय को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। इस व्यय से अधिक उत्पादक व्यय प्रभावित न हो। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने से राज्य विशिष्ट व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजटीय स्थान रिक्त हो सकता है। संघ और राज्य सरकार दोनों का राजकोषीय भार कम हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो राज्य और केंद्र सरकार जब अपनी कल्याणकारी योजनाएं बनाएं और किसी भी चीज पर सब्सिडी दें, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है,
तो आपस में कोऑर्डिनेट करके जो करें, तो जिन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें जबरदस्ती जो है इंडल्ज ना हो, इसके बजाय वो अन्य क्षेत्रों को चुने जिससे कि जो फंड्स हैं वो जो है वेस्ट ना हो। ये कहने का तात्पर्य है इस रिपोर्ट में जो कहा गया है। तो मित्रों, ये जो राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक वाला जो इसमें सेक्शन था वो बस इतना ही है। इसके बाद अगले भी सेक्शंस को धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लाभकारी प्राप्त हुआ हो, कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।